कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो किया जारी। वीडियो में पोस्टल बैलेट पर पार्टी विशेष के नाम के आगे लगाया जा रहा है टिक। कांग्रेस नेता ने की चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी प्रत्याशियों को दी नसीहत। कहा, अगर किसी तरह की समस्या है तो पार्टी फोरम पर रखें अपनी बात। मतदान के बाद ऐसी बातों का कोई औचित्य नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का धन सिंह रावत पर कटाक्ष। कहा, सिर्फ चुनाव के समय ही क्षेत्र में नजर आते हैं धन सिंह रावत, इस बार उनकी हार निश्चित। और लक्सर से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता का विवादित बयान। कहा, हिजाब एक तालिबान फरमान है, हम ऐसी संस्कृति की जड़ों को देश से उखाड़ फेंकेंगे। नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। सियाचिन ग्लेशियर में लैंडस्लाइडिंग होने से कान्हरवाला निवासी 325 लाइट एडी हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर 23 फरवरी तक पहुंचने की उम्मीद थी, जो कि अब पहुंच चुका है। जगेंद्र सिंह के शहीद होने की सूचना मिलते ही गांव में शोक का माहौल है। आपको बता दें कि शहीद जगेंद्र सिंह चौहान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थे। तो वहीं इस दुख की घड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही लिखा कि सियाचिन ग्लेशियर में लैंडस्लाइडिंग के दौरान चोटिल हुए भानियावाला देहरादून निवासी हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान जी मां भारती की सेवा करते हुए शहीद हो गए। राष्ट्र सेवा में सर्वस्व अर्पित करने वाले वीर जगेंद्र जी सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी रफ्तार के साथ विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा। लेकिन जब सत्ता में कांग्रेस थी, तब ना विकास कार्य को रफ्तार मिली और ना ही योजनाएं जनता तक पहुंच पाती थी। इन 5 सालों में हमने हरदोई के करीब 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। लेकिन इसके समय में हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शायद मुश्किल से आप उंगली से गिन सको इतने घर भी नहीं बनाए थे। क्या एक गरीब का भला हुआ था? क्या हमने गरीब का भला किया कि नहीं किया? गरीब को पक्का घर मिला, मतलब नई जिंदगी मिली कि ना मिली? इनके समय में शौचालय बने, गरीब के लिए शौचालय बने। कितने बने? 34,000। आंकड़ा याद रखोगे? आप आंकड़ा याद रखोगे? कितने शौचालय बने? 34,000। योगी जी के आने के बाद कितने शौचालय बने? उनके जमाने में 34,000, योगी जी के जमाने में 5 लाख। कहां 34,000 और कहां 5 लाख? ये पैसा कहां जाता था भाई? ये योगी जी के पैसे गरीब के घर तक पहुंचते थे, शौचालय बनता था, हिसाब लिया जाता था। और उनके जमाने में 34,000 बने। बाकी क्या हुआ? चंपावत के सूखी ढांग डांडा मीडा रोड पर सोमवार रात करीब 10:30 बजे बारातियों से भरी जीप करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में 4 महिलाओं समेत 14 बारातियों की मौके पर मौत हो गई।
हादसे की वजह चालक का वाहन पर अचानक नियंत्रण खोना बताया जा रहा। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब जीप ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते 14 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। बहुत दुखद घटना यहाँ घटित हुई है और बारात से लौटते समय गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें 14 लोगों की मृत्यु हो गई है मौके पर ही। परिवार में अलग अलग, किसी का बेटा गया है, किसी का चाचा गए हैं, किसी के पिता गए हैं, किसी की माँ गई है, किसी की पत्नी गई है। सभी बहुत ही दुखद है। सभी लोगों से मिले हैं और आवश्यक जो भी प्रशासन को और इनको सबको निर्देशित भी किया है कि जो जरूरी यहाँ पर जरूरी सहायता है वो करवाई जाए और बाकी भी जो भी अन्य सहायताएं हैं वो भी हम करेंगे। गांव चूँकि बहुत सीमांत का गांव है, बहुत दूरस्थ है, यहाँ पर नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, सड़क मार्ग भी अभी ठीक से नहीं है, तो सभी बातें यहाँ ध्यान में आई गई है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शोक जताया सर। ये प्रधानमंत्री जी का हम आभारी हैं उनके कि उन्होंने प्रत्येक परिवार के लिए जो है एक तो 2-2 लाख रुपए की धनराशि उन्होंने स्वीकृत की है और साथ में लक्सर के विधायक और पार्टी प्रत्याशी संजय गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भितरघात के गंभीर आरोप पर भाजपा हाईकमान 10 मार्च के बाद ही फैसला लेगा। पार्टी ने अभी तक संजय गुप्ता से इस मामले पर कोई साक्ष्य नहीं मांगे। 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद ही विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर लक्सर समेत हरिद्वार के अन्य कुछ सीटों पर भितरघात का आरोप मढ़ दिया था। पार्टी प्रत्याशी संजय गुप्ता जो लक्सर के विधायक हैं और पार्टी प्रत्याशी हैं संजय गुप्ता, उन्होंने मदन कौशिक पर भितरघात के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद भाजपा हाईकमान ने कहा कि 10 मार्च के बाद फैसला लिया जाएगा। पार्टी ने अभी तक संजय गुप्ता से इस मामले पर कोई साक्ष्य नहीं मांगे हैं। हिजाब को लेकर देश भर में मच रहे बवाल पर लक्सर विधायक ने एक और विवादित बयान दिया। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए विधायक ने एक और विवादित बयान दिया, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए। दरअसल अपने बयान में संजय गुप्ता ने कहा कि हिजाब एक तालिबानी फरमान है, हम इसे देश से उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही संजय गुप्ता ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। संस्कृत तरीके से रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन हिजाब हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये तालिबानी फरमान है और हिंदुस्तान में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसको। हम चाहते हैं मर्यादा में रहें सब, और जो हमारी संस्कृति हो उसको अपनाएं। ये तालिबानी संस्कृति। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव संपन्न होने के कुछ दिन बाद अब एक वायरल वीडियो ने राज्य भर की सियासत में तूफान मचा दिया। सर्विस मोटर के मतदान में कथित धांधली को लेकर वायरल हुआ वीडियो कुमाऊं मंडल के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र का है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सर्विस वोटर के मतदान में धांधली का आरोप लगाया। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत ने सर्विस वोटर के मतदान में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि इस वीडियो में दिखाया गया एक व्यक्ति जो कई बैलेट पर टिक कर रहा है और हस्ताक्षर भी करता हुआ दिखाई दे रहा। इस पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात पूर्व सीएम हरीश रावत ने कही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सैनिकों के डाक मतपत्रों का फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद बुधवार को
कौशिक पहली बार भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेताओं में सेना और संवैधानिक संस्थानों का अपमान करने की होड़ लगी है। पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट के साथ जारी वीडियो भी इसी परंपरा का हिस्सा बताया। कहा कि राजनीतिक विद्वेष के चलते ही उनके शीर्षस्थ नेता ने सैनिकों के डाक मतपत्रों का फर्जी वीडियो जारी किया। कौशिक ने कहा कि ये वीडियो फर्जी है। बिना किसी पुख्ता प्रमाण और जांच के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का सैनिकों के मतदान को लेकर चुनाव की गोपनीय प्रक्रिया का वीडियो वायरल करना भारतीय सेना का अपमान है, जो साबित करता है कि कल तक दिवंगत जनरल विपिन रावत के कटआउट लगाकर प्रचार करना कांग्रेस पार्टी का वीर जवानों के प्रति सम्मान का ढकोसला मात्र था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी प्रत्याशियों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर किसी भी प्रत्याशी या नेता को चुनाव को लेकर किसी तरह की कोई शिकायत है तो उन्हें पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे उनकी शिकायतों का समाधान हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे भी मतदान के बाद अभी इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। दो तीन विधायक सब बोल रहे हैं। ये जो इस तरह की बातें हैं, मैं समझता हूँ कि इन बातों का अभी कोई न वक्त है और न कोई इनका इसमें कोई महत्व रह गया है, और इसलिए इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कोई बात कहनी है तो पार्टी फोरम पर कहनी चाहिए, क्योंकि ये बातें सब इस समय अर्थहीन है। और इस तरह की बातें करना, कैसे प्रसंग आया या इसको ट्विस्ट किया गया। राज्य में मतदान के बाद से बीजेपी में जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि 5 साल में श्रीनगर में काम किया है, इसलिए वहां की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। गोदियाल का दावा है कि उनके विपक्षी के तौर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत चुनाव हार रहे, क्योंकि 5 साल तक वो क्षेत्र को पूछने तक नहीं गए। गणेश गोदियाल का कहना है कि श्रीनगर में 10 मार्च को जनता का आशीर्वाद नहीं मिलने जा रहा है। नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोगों के मन में कुछ आशंका शंका है तो 10 तारीख उसका निवारण हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल आशंकित नहीं हूँ। मैंने पूरी तरह अपने को वहाँ की जनता के प्रति समर्पित कर रखा है। वो जो मुझे जहाँ रखना चाहे वो उसके लिए स्वतंत्र है। जहाँ उन्होंने मुझे रखा होगा। अब तो वहाँ के मतदाताओं का मत पेटियों में बंद है, जो बैलेट मशीन है उसमें बंद है। तो अब ये बढ़ चढ़कर बोलना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो मैं समझता हूँ ये फजूल की बात है। जो है वो जनता ने अपना निर्णय दे रखा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पर भले कम रही हो, क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष था और विभिन्न अपने पद के दायित्वों के निर्वहन के लिए मुझे इधर उधर रहना पड़ता था। मैं वहाँ पर कम रहा, लेकिन मैं 5 साल वहाँ रहा। धन सिंह रावत जी तो चुनाव के 2 महीने में वहाँ गए, और ये हो जाएगा कि 2 महीने में जो आदमी आखिरी में गया उसका लोगों ने मान लिया, और गणेश गोदियाल जो 5 साल उन्हीं के साथ संघर्ष कर रहा था उसकी बात को नहीं माने। ऐसा हो सकता है। अब वो बोलते हैं तो उनको बोलने दीजिए। कल कोई पत्रकार भाई मुझे आप ही के साथ कोई कह रहा था कि धन सिंह जी कह रहे हैं कि हम गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत और महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी के कहा कि हरिद्वार में शंकराचार्य जयंती पर 6 से 8 मई तक विशाल धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्माचार्य ये तय करके बता दे कि धर्म की रक्षा करना उनका उत्तरदायित्व है या नहीं। शिया वक्फ बोर्ड यूपी के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई की प्रतीक्षा में सर्वानंद घाट पर बैठे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और स्वामी अमृतानंद ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के कथित आतंकवादियों का केस लड़ने की बात दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने कैंप कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीआईजी ने 6 जिलों से धोखाधड़ी और भू माफियाओं द्वारा दूसरों की जमीनों पर
कब्जा करने जैसी शिकायतों को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई। साथ ही इन मामलों को निपटाने के लिए डीआईजी ने एक एसआईटी का गठन भी किया। डीआईजी नीलेश आनंद ने बताया कि धोखाधड़ी जैसे जितने भी मामले हैं उनको गंभीरता से लिया जाएगा और समय रहते उस पर कार्रवाई भी होगी। ये क्राइम रिव्यू पे देखने पे पाया गया है कि धोखाधड़ी की बहुत सारी शिकायतें जो है आम जनमानस में, आम पब्लिक में है, जिसमें कई बार जो है पुलिस में भी और आम पब्लिक में भी रहता है कि कहाँ जाए, और ये मामला सिविल नेचर का है कि क्रिमिनल नेचर का है। इस हेतु जो है एक यहाँ जो एसआईटी पूर्व में भी गठित है डीआईजी कैंप कार्यालय में, उन्हें निर्देशित किया गया है और जो है वो ये सबको सारे एसएसपीज को बताया गया है कि इस प्रकार अगर कोई भी धोखाधड़ी के मामले आते हैं तो उससे जो है उचित संज्ञान ले। और डीआईजी कैंप कार्यालय का मोबाइल ये जो है लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी भी जो है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन जुटा हुआ। अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान में होगी, जिसको लेकर जिले के 911 बूथों की ईवीएम को पुख्ता सुरक्षा में रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर दी गई, जिससे कि मतगणना का कार्य सकुशल कराया जा सके। विधानसभा सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत अभी मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के बाद काउंटिंग की तैयारियां जिला प्रशासन के स्तर से प्रारंभ कर दी गई है। हरिद्वार में शिव भक्तों के आने से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की नजर आ रही। आपको बता दें कि शिवरात्रि के चलते हरिद्वार हर की पैड़ी में गंगा जल लेकर शिव भक्त अपने अपने क्षेत्रों में बने शिवालयों पर कावड़ के माध्यम से जल अर्पित करते हैं, जिसके चलते हर वर्ष कावड़ का मेला आयोजित किया जाता है। पिछले 2 सालों से कोविड संक्रमण के कारण ये मेला स्थगित रहा था, लेकिन इस बार कोविड संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट आई, जिसके बाद इस पर रोक नहीं लगाई गई और जिसके चलते हरिद्वार में शिव भक्तों का आगमन तेजी से हो रहा है। पहले से काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि सरकार ने कोविड नियमों में भी काफ़ी ढील दी है और इलेक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इससे निश्चित रूप से हरिद्वार में जो व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति होगी। कोविड की जो तीसरी लहर है वो तो पूरे देश में प्राय समाप्ति की ओर है और इससे जो है हरिद्वार के बीच। देहरादून में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के विरोध में श्रद्धांजलि सभा और मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान प्रदेश के सैकड़ों लोगों ने भागीदारी ली और शोक श्रद्धांजलि के साथ लगातार हिंदू युवकों को निशाना बनाए जाने पर आक्रोश जताया। विभिन्न संगठनों के नेताओं ने सरकार से मांग की है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कर सभी दोषियों को मृत्यु दंड दिया जाए। ये देश हमारा है, संविधान के दायरे में हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कानून के मान बिंदु हम लोगों के द्वारा बनाए गए, हमारे आदरणीय बाबा साहब के द्वारा बनाए गए, उनका पालन करते हुए हम न्याय की मांग करते हैं। अगर हम भी अराजक हो गए, हम भी सड़कों पर आ गए, तो मैं कहता हूँ वो पूरे देश की व्यवस्था को खराब करने का प्रयत्न वो कर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हो गए तो उनमें फर्क नहीं रहेगा। यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है। आप एक रूल लाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, सबके लिए एक नियम, एक वो करिए। आप बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, मैं तो कहता हूँ मुस्लिम भी है, सिख भाई भी हैं, हमारे सारे भाई लोग हैं। हज यात्रा 2022 के लिए उत्तराखंड राज्य हज कमेटी को 739 आवेदन मिले। सबसे ज्यादा हरिद्वार से
हज यात्रा के लिए आवेदन आए। 4 पहाड़ी जिलों से एक भी आवेदन नहीं मिले। अब हज यात्रा के लिए राज्य का कोटा और कोरोना की गाइडलाइन जारी होने का इंतजार है। कोरोना काल के चलते 2 वर्षों से हज यात्रा स्थगित हो रही थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए थे। 15 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि थी। इस अवधि में उत्तराखंड राज्य हज समिति को प्रदेश से कुल 739 आवेदन प्राप्त हुए। सबसे ज्यादा 287 आवेदन हरिद्वार जिले से आए हैं। विकासनगर की शक्ति नहर में डूबी लड़की के शव को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक एक लड़की का पैर फिसल जाने से वो नहर में डूब गई, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस ने काफी खोजबीन की, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ को सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और बलिया निवासी सिमरन रॉय का शव बरामद करके जिला पुलिस को सौंप दिया। हरिद्वार मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बहादुराबाद के खंड शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया कि प्रभारी प्रिंसिपल और डांस करने वाले शिक्षक को कार्यालय में तलब किया जाए। आपको बता दें कि ब्लॉक बहादुराबाद के एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के साथ शिक्षक के डांस करने के वीडियो का सीईओ अधिकारी ने संज्ञान लिया। इस बीच विद्यालय की महिला शिक्षिकाओं ने प्रभारी प्रिंसिपल के विरुद्ध मुख्य शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत देकर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। चुनाव के दौरान जनता की सहानुभूति अर्जित करने के लिए प्रत्याशी किस हद तक गिर सकते हैं, इसका खुलासा रुद्रप्रयाग पुलिस ने किया। दरअसल 12 फरवरी को यूकेडी के प्रत्याशी मोहित डिमरी पर अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला करने का आरोप लगाया गया। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन पुलिस की विवेचना में यूकेडी के प्रत्याशी मोहित डिमरी पर कोई हमला नहीं होने की पुष्टि हुई है। जो रुद्रप्रयाग विधानसभा से यूकेडी के प्रत्याशी हैं मोहित डिमरी, वो जब कार से जा रहे थे तो उनके ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है। उस सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर क्षेत्राधिकारी रुद्रप्रयाग और प्रभारी निरीक्षक रुद्रप्रयाग गए थे और वहां जाकर इन लोगों का जो भी जिनको चोट लगी थी उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया गया था और इन लोगों से तहरीर लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन जब की गई, इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया, कॉल डिटेल्स को भी देखा गया और बाकी लोगों से पूछताछ भी की गई। उस आधार पर ये पाया गया है कि ये जो घटना थी पूरी तरह से झूठी थी। इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी। ये चुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से इस प्रकार की भ्रामक सूचना दी गई थी। आगे क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, जो मुकदमा था उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाएगी, एक्सपंज किया जाएगा। इसके साथ ही गलत सूचना देने के उसमें पौड़ी में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया, जिसके बाद श्रीनगर, गढ़वाल, सतपुली, चौबट्टा खाल और यमकेश्वर में हुई बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने कहा कि ये भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हो गई है। पिछले साल 20 नवंबर को बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई 2022 से खुल जाएंगे। बता दें कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु को समर्पित इस प्रसिद्ध धाम के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है। हर साल की तरह भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख आज नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में तय की गई है। उत्तराखंड थराली विधानसभा के नारायण बगड़ विकास खंड में रिवर ट्रेनिंग के पट्टों पर खनन सामग्री को उठाने के लिए जहां एक और भारी पोकलैंड मशीनों का प्रयोग किया जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ तहसील प्रशासन पूरी तरह बेखबर नजर आ रहा। जानकारी के अनुसार बीते दिनों उत्तरकाशी जिले में तहसील प्रशासन ने खनन पट्टों में पोकलैंड अभी आपके माध्यम से हमें पता चला है, उससे पूर्व भी अभी हम काफ़ी टाइम से गोपेश्वर में थे तो ये सूचना मिल नहीं पाई थी। और अभी जैसा कि आप बता रहे हैं तो इस पर इसका संज्ञान लेके जरूर हम लोग
शाम को निकलेंगे, सुबह मॉर्निंग में भी रेकी के करेंगे और जो हमारे मुखबिर खास से भी अगर हमें इस बारे में और सूचना मिलेगी। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से भड़क गए, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर केएस बलियान के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 2 सप्ताह में सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसमें हमारी सबसे पहली मांग है कि जो ऋषिकेश में दवाई फैक्ट्री आईडीपीएल है, ये वर्षों से बंद पड़ी है। हमारी मांग है इसे चालू किया जाए ताकि लोगों को, क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, जिससे और दवाई ऑक्सीजन की आपूर्ति भी उत्तराखंड को मिल सके। दूसरे नंबर की मांग है कि जो आईडीपीएल के पीछे जो कृष्णानगर कॉलोनी है, उसे और खांड गांव को या तो राजस्व ग्राम घोषित किया जाए या इसे नगर निगम में शामिल किया जाए ताकि वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। और उसके बाद में जो आईडीपीएल के आवासीय कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो उन्हें यथावत रखा जाए या सरकार किसी भी आवासीय योजना के तहत उन्हें आवास उपलब्ध करावे। और चौथे नंबर पर हमारी मांग है कि उत्तराखंड के अंदर लगभग 550 मलिन बस्तियां हैं जो अनियमितता का दंश झेल रही है, उन्हें सरकार विनियमितीकरण करे जिससे उन्हें मालिकाना हक मिल सके और वो भी मूलभूत सुविधाओं के पात्र हो सके। ये क्या रहे हैं आप? अभी हम माननीय प्रधान और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।